बहुत स्वागत है दोस्तों। एकदम सेलेक्टेड और लेटेस्ट क्वेश्चनों के साथ नया वीडियो आप सभी से निवेदन रहेगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री में सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जल्द से जल्द कर दें। लगातार हम सेलेक्टेड क्वेश्चन के वीडियो लेके आते हैं, तो इसके पहले के वीडियो को देखने के लिए चैनल पर जाएँ और वीडियोज़ पर जाएँ या फिर प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर से आप इस तरह के वीडियो मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन में 4 से 5 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। 10 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की गई है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग में प्रयोग में आता है। तो आपको यहाँ पर 4 तरह की गैसें मिलेंगी, लेकिन वेल्डिंग करने में कौन सा यहाँ पर प्रयोग में आएगा। एलपीजी, एथिलीन, मीथेन, एसिटिलीन, ये 4 आपको मिल जाएगी। अब वेल्डिंग का जहाँ पर नाम आता है तो आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन उत्तर बताने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि बहुत ही बारीक अंतर लिया गया है। एलपीजी, एथिलीन, मीथेन और एसिटिलीन यहाँ पर देख सकते हैं। तो राइट आंसर आपको बता दें, एसिटिलीन जो होता है ये बिल्डिंग में काम में आता है। इसका डिटेल आपको दे देते हैं। तो डिटेल में देखिए यहाँ पर क्या है। एसिटिलीन जो है फलों को पकाने में भी काम में आता है। यहाँ पर देखिए, गैसों की सहायता से वेल्डिंग की क्रिया एक सी होती है, लेकिन इसका विभाजन उपयोग में आने वाली गैस के अनुसार किया जाता है। ये गैसें बहुधा ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण होती हैं। आपने इसके पहले स्टडी जो किया रहा होगा उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर से वेल्डिंग की जाती है, लेकिन उसी सिलेंडर में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण होता है। कोल गैस और हाइड्रोजन आदि हुआ करती है, मतलब ऑक्सीजन है, एसिटिलीन है, कोल गैस भी है, हाइड्रोजन भी है। इनमें से ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डन सबसे अधिक प्रचलित होता है। तो इनमें से सभी जो है ये गैसें वेल्डिंग वाली हैं, लेकिन जो है ऑक्सी और एसिटिलीन जो है वो वेल्डिंग के लिए सबसे अधिक प्रचलित होती है। तो ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन यहाँ पर मिश्रण लिया जाता है और यहाँ पर कोल गैस भी ली जाती है, हाइड्रोजन भी ली जाती है। ये आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए, दही का खट्टापन निम्नलिखित में के कारण होता है। दही खट्टा होता है, सभी जानते हैं, यूज भी किए हैं, लेकिन वो खट्टापन किसके कारण होता है दोस्तों। नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा ज़्यादातर एग्जामों पर जाता है। तो यहाँ पर देखिए, दही का खट्टापन साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल और इनमें से कोई भी नहीं। तो अब चूंकि दूध में लैक्टिक अम्ल है तो यहाँ पर देखिए लैक्टिक अम्ल जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लैक्टिक अम्ल के कारण जो है खट्टापन होता है दही का। इसका डिटेल आपको देते हैं। देखिए, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका अणुसूत्र यहाँ पर देख सकते हैं लैक्टिक अम्ल का C3H6O3 होता है। C3H6O3 है। इसे सर्वप्रथम स्वीडन के रसायन विज्ञानी कार्ल विल्हेल्म सीले ने 1780 में बिल्गिट यानी आइसोलेट किया था। तो ये कंप्लीट यहाँ पर डिटेल है। जो लैक्टिक अम्ल होता है इसको स्वीडन के रसायन वैज्ञानिक कार्ल विल्हेल्म सीले ने 1780 में इसको आइसोलेट किया था, बिल्गित किया था यानी ढूंढा था। तो यहाँ पर ये हो गया। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ खिड़की यानी चाहे आप कार का हो या फिर अन्य गाड़ियों को हो या घरों के खिड़की दरवाजे हो, अगर बुलेट प्रूफ हैं तो कौन सा बहुलक होता है वो बुलेट प्रूफ बनाने में उपयोग में आएगा। यहाँ पर देखिए, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीस्टेरीन, पॉलीएमाइड और इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर बुलेट प्रूफ कांच बनाने में कौन सा होगा, खिड़की बनाने में कौन सा इसमें से होगा। तो आपको बता दें राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर सी वाला सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए, इसकी डिटेल आपको दिखाते हैं। पॉलीएमाइड बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है। पॉलीएमाइड एक प्रकार का बहुलक होता है जो एमाइड नामक एक लक के आपस में जुड़ने से बनता है।
यह प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों रूपों में पाया जाता है। सिल्क, प्रोटीन, ऊन तथा नायलॉन इसके उदाहरण होते हैं। प्रोटीन एक प्रकार का बहुलक होता है जिसका एकलक अमीनो अम्ल होता है। तो देखिए ये जो है 3-4 रूपों में मिलता है, सिल्क में, प्रोटीन में, ऊन में, नायलॉन में। ये इसके उदाहरण हो गए। पॉली एमाइड का एमाइड नामक बहुलक एकलक होता है जो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं। और अगर हम प्रोटीन का देखें तो प्रोटीन एक प्रकार का बहुलक है और एकलक प्रोटीन में अमीनो अम्ल होता है। तो ये आप पूरा डिटेल समझ गए होंगे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, पीवीसी से पूछा ही जाता है। पॉलीथीन तथा पीवीसी के कुछ उदाहरण यहाँ पर बताना है। पॉलीथीन वही है जो आप यूज करते हैं मार्केट में सामान लाने के लिए, सामान मार्केट से कोई सामान लेते हैं वो पॉलीथीन हो गया, और पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गया। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण यहाँ पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, एक्रेलिक है, इनमें से कोई नहीं। तो पॉलीथीन और पीवीसी तो ये 2-3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए विकल्प भी बारीक अंतर के साथ दिए हुए हैं। तो राइट आंसर आपको दिखाते हैं, थर्मोप्लास्टिक जो होता है ये सेटिंग वाला ज़्यादा टाइट होगा, ये वाला जो होगा राइट आंसर होगा थर्मोप्लास्टिक। इसका डिटेल आपको देंगे यहाँ पर देखिए, थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक पॉलीमर होता है जो तापमान बढ़ने पर अधिक कोमल और गिरने पर अधिक ठोस हो जाता है। अधिकांश थर्मोप्लास्टिकों का अनुभार ऊंचा होता है और उनके पॉलीमर अणुओं में आपसी अंतराणुक बल द्वारा जुड़ने वाली श्रृंखलाओं से बनते हैं। तापमान बढ़ने से कमज़ोर होता जाता है। आपने देखा होगा धूप में पन्नी वगैरह जो है डैमेज होती है, जिससे प्लास्टिक की कोमलता बढ़ जाती है और वह मुलायम हो जाता है, जो ये थर्मोप्लास्टिक है। और इस कारणवश थर्मोप्लास्टिकों को गर्म करके उन्हें श्यान यानी गूढ़े या विस्कस द्रवों में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी गर्म करेंगे तो पिघल जाएंगे, जिसे फिर कई आकारों में ढाला जा सकता है। ये थर्मोप्लास्टिक में है और उसके रेशे भी खींचे जा सकते हैं। नायलॉन एक बहुत ही महत्वपूर्ण थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण होता है। तो ये थर्मोप्लास्टिक के बारे में कंप्लीट डिटेल हो गया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के बारे में यहाँ पर है। कोई परमाणु है उसमें जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा, घूम रहा, तो उसकी कुल ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है, सदा धनात्मक होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है, चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर सदा धनात्मक होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है और राउंडिंग की जो ऊर्जा होगी वो प्लस में होगी, तो सदा धनात्मक होगी। डी वाला इज राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है, यानी घूमने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वह सदा धनात्मक होगा। ठीक, चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो यम सेल में मौजूद रह सकती है। तो इसके लिए आपको फार्मूला बेसिक वाला समझना होगा। देखिए यहाँ पर समझा देते हैं। ये आपके हो गए कक्ष, ये पहले वाला के हो जाता है, ये यल हो जाता है, ये यम हो जाता है, के यल यम यन एक और बनता है। ठीक, अब बात यहाँ पर यम तक है, यम लास्ट वाला है। इसमें 2 आते हैं, इसमें जो है दूसरे वाले में यल वाले में इसमें आपके 8 आते हैं और तीसरे वाले में अधिकतम जो है 18 आते हैं। तो 2, 8, 18 का ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। यहाँ पर 18 आपको दिख रहा है, ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, सी वाला। इसका डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन यम सेल में मौजूद रह सकते हैं, जबकि के में 2 और यल में 8 और यन में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आवरण किसी परमाणु के नाभिक में कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती है। प्रत्येक आवरण एक निश्चित ऊर्जा से संबद्ध होता है। सबसे बाहरी आवरण में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही उस तत्व के गुण निश्चित करते हैं और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये पूरा डिटेल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्राफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्र जो होते हैं उनमें ग्राफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह, विमंदक की तरह और उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए विकल्प बहुत ही बारीक अंतर के साथ जैसा कि आपके एग्जाम पर आते हैं। स्नेहक का ग्राफाइट का उपयोग, तो यहाँ पर राइट आंसर स्नेहक लगाएंगे ज़्यादातर, लेकिन होगा विमंदक की तरह, क्योंकि नाभिकीय संयंत्र का मामला है इसलिए विमंदक की तरह। इसका डिटेल आपको देते हैं। यहाँ पर देखिए डिटेल में है, रिएक्टर में मॉडरेटर यानी संलयन प्रक्रिया में न्यूट्रॉनों की बौछार को कम करने के लिए, ये मॉडरेटर इसको बोलेंगे, रिएक्टर मॉडरेटर यानी संलयन प्रक्रिया में न्यूट्रॉनों की बौछार को कम करने के लिए हैवी वाटर और ग्राफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। भारी जल और ग्राफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्शन की दर कम करने के लिए कैडमियम और बोरान की कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जाता है। तो दर कम करने के लिए एक क्वेश्चन ये हो गया, कैडमियम और बोरान की कंट्रोल रॉड का उपयोग किया जाता है, और भारी जल में ग्राफाइट का, भारी जल के साथ ग्राफाइट का उपयोग किया जाता है, जो हैवी वाटर और ग्राफाइट का उपयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाते हैं। क्वेश्चन है, Fe++ की Fe++ में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए पहले से ही Fe++ है और Fe++ में रूपांतरित हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण, अवकरण, आयनन और नाभिकीय क्रिया कहेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कहेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें त्याग होता है। तो देखिए इसका डिटेल आपको देते हैं। डिटेल में देख सकते हैं, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से मिल जाता है अथवा उसकी हाइड्रोजन निकल जाती है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन वह त्यागता है। अब ऑक्सीकारक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक अम्ल आदि दूसरे पदार्थ को भी ऑक्सीकृत कर देते हैं, वो ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। पोटेशियम हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक अम्ल, ये जो है ऑक्सीकारक पदार्थ। तो ये आपका डिटेल हो गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस के बारे में आपने सुना होगा, तो इसके बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन कॉम्बिनेशन किसका होता है जल गैस? तो CO और H2O का, CO2 और CO का, CO और H2 का, CO2 और H2 का। तो यहाँ पर जल गैस या वाटर गैस भी इसको बोलते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर समझना होगा आपको कि जल गैस किसका संयोजन होता है। तो जल गैस है यहाँ पर, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर सी वाला मिलेगा, CO और H2 का, ये जल गैस का मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, इसका ये दोनों को मिलाएगा H2 बनेगा। तो ये जल गैस जो होता है, जल गैस या वाटर गैस एक कृत्रिम गैस होती है, सिंथेसिस गैस है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होती है। तो CO और H2 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न लवणों में सागरी जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? सागर समुद्र के जल में कौन सा लवण अधिक होता है? तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम सल्फेट है, इसका आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि निम्न लवणों में सागरी जल की लवणता में किसका अधिकतम, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको भटकाने के उद्देश्य से दिया जाता है। सभी जानते हैं समुद्र का पानी खारा होता है, खारे में नमक होता है, और नमक का जो होता है केमिकल नेम जो है रॉक साल्ट या सोडियम क्लोराइड होता है। तो राइट आंसर सोडियम क्लोराइड हो गया, यहाँ पर लवण हो गया। निम्न लवणों में से सागरी जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड की अधिकता का योगदान होता है। ये सोडियम क्लोराइड वही होता है जो खाने का जल, खाने का नमक होता है, तो ध्यान रखिएगा, रॉक सॉल्ट भी इसको बोलते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बिल्कुल फ्री में। साथ ही वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।